हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवी साइंस क्लासेस। लास्ट हमने प्रोटिस्टा तक कंप्लीट कर लिया था। ये सभी प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स ये सब हो चुके थे। किंगडम फंजाई जो है आज से अभी चलेगा। तो किंगडम फंजाई में जो इसका नाम था पहले, या इसको दूसरे नाम से किससे जानते, तो किंगडम माइकोटा। तो किंगडम फंजाई को किंगडम माइकोटा के नाम से भी जाना जाता है। अब जो किंगडम माइकोटा है, इसकी स्टडी को हम फंजाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। अब इसी तरह से फंजाई है क्या? फंजाई एक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं इसमें, सिर्फ कोई भी ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, हैबिटेट में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे फंजाई मोस्ट ब्रेड, अब ब्रेड पे, जैसे ब्रेड माउल्ड होता है। अब ब्रेड माउल्ड कौन था? राइजोपस। तो हम लिख सकते हैं ब्रेड माउल्ड, ये कौन है? राइजोपस है। तो ब्रेड माउल्ड कौन हो गया? राइजोपस हो गया। इसी तरह से अगर रोटन फ्रूट की बात करें तो हाँ, रोटन फ्रूट पे ही मिलेगा। जैसे ऑरेंज रूट, ऑरेंज रॉट। ऑरेंज रॉट किसके द्वारा होता है? तो ऑरेंज रॉट करने वाला जो फंगस है उसका नाम होता है अल्टरनेरिया सेट्राई। अल्टरनेरिया सेट्राई। तो अल्टरनेरिया सेट्राई से ऑरेंज रॉट होता है। तो हमने मॉइस्ट ब्रेड, राइजोपस देखा, ब्रेड माउल्ड जिसको बोल देते हैं, रोटन फ्रूट, सड़ जब फ्रूट खराब हो जाता है तो उस पर अल्टरनेरिया सेट्राई जैसा कि ऑरेंज रॉट में देखने को मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं, कॉमन मशरूम दे रखे हैं कुछ, जैसे कि कुछ एडेबल मशरूम होते हैं जिसको हम खा सकते हैं। इसमें एडेबल में हम कह सकते हैं मशरूम को हम एडेबल मानते हैं, इसको खा सकते हैं। जबकि यहीं पे एक टोड स्टूल लिखा हुआ है, ये टोड स्टूल जो है पॉइजनस है। ये पॉइजनस है। साथ में इसका जो नाम है एक्चुअल में वो है अमानिटा। अमानिटा इसका नाम है, जो कि कैसा है? पॉइजनस है। तो ये टोड स्टूल से बचना रहता है। नेक्स्ट क्या है? व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ। मस्टर्ड लीफ पे जो व्हाइट स्पॉट हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो भी एक फंगस की वजह से होता है। कौन सा फंगस है? एल्ब्यूगो। तो व्हाइट स्पॉट जो होते हैं मस्टर्ड लीफ पे, वो एल्ब्यूगो की वजह से होते हैं। एल्ब्यूगो। तो ये सब एल्ब्यूगो हो गया। और ऑरेंज रोड किससे हुआ था? अल्टरनेरिया से ड्राई से हुआ था। मॉइस्ट ब्रेड मतलब कि ब्रेड माउल्ड राइजोपस से हुआ था। मशरूम एडिबल है, टूड स्टोल पॉइजनस है। तो इस तरह से कई सारी फंजाई हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती हैं। सम फंजाई आर सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी होती हैं, जैसे कि ईस्ट। अभी जो ईस्ट है ब्रेड और बियर बनाने में काम में आती है। तो इसको दो तरह से नाम दिया जाता है। अगर ये ब्रेड बना रही है तो इसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। बेकर्स ईस्ट इसको बोलते हैं। अगर ये ब्रेड बना रही है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, बेकर्स ईस्ट है, क्या बनाएगी? ब्रेड बनाएगी। तो हमें ये याद रखना है। दूसरा, अगर हमसे कहा शराब बनानी है या बियर बनानी है, तो बियर बनाने के लिए भी क्या होगा? बियर बनाने के लिए भी यही होगी। तो वही सेम ईस्ट थी, सैक्रो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, अगर ये ब्रेड बनाए
तो इसका नाम हो जाएगा बेकर्स यीस्ट। और अगर ये बियर बनाए तो इसका नाम हो जाएगा ब्रीवर्स यीस्ट। इसका नाम हो जाएगा ब्रीवर्स यीस्ट। और दोनों काम चेंज हो गया, लेकिन जो एक्चुअल में मेंबर है वो सेम रहेगा। इसको बेकर्स यीस्ट और ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो हमें मिलता है अदर फंजाई कॉज द डिजीज इन प्लांट्स और एनिमल्स। बहुत सारी फंजाई हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करती हैं, जैसे कि व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। अब व्हीट रस्ट किससे होता है? व्हीट रस्ट पक्सीनिया से होता है। पक्सीनिया भी एक फंजाई है जो कि व्हीट में रस्ट कर देती है। इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर अदर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ से एंटीबायोटिक बनती है, जैसे कि एक एक जानी मानी एंटीबायोटिक है पेनिसिलियम नोटेटम से बनती है। एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन किससे बनेगी? पेनिसिलियम नोटेटम। अभी पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंजाई से बनी थी। ये सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी? तो डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर। डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इनके साथ में कलीग भी थे, तो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी के नाम से तीनों को जाना जाता है। तो फ्लेमिंग, चैन, फ्लोरी, ये तीन लोग थे। मेनली इनका नाम आएगा फ्लेमिंग का। तो इन सब ने मिलके फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, आगे इसमें क्या मिलेगा? तो पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब हर जगह देखने को मिलेंगे। अकर्स इन एयर, एयर में स्पोर की फॉर्म में मिलता है। वाटर में भी फंजाई मिल जाती है, सॉइल में भी मिलती है। ऑन एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर भी मिलेगी, प्लांट्स में भी मिलेगी। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म ह्यूमिड प्लेसेस। कहाँ पे? ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करना प्रेफर करते हैं। अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो भी एब्जॉर्प्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर फंजाई की बात करें तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव टाइप। तो ऐसा कैसे एब्जॉर्प्टिव टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि मान लो यहाँ पे पहले कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर देगी, ये ऑब्जेक्ट डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद इससे यूजफुल मटेरियल ये फंजाई एब्जॉर्ब कर लेगी और वेस्ट यहीं रह जाएगा। अब आगे बात करते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस क्यों? क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो इजीली काम करते हैं वार्म प्लेसेस पे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में क्यों फूड को रखा जाता था? तो हम जानते हैं जो एंजाइम होता है वो एक लिमिटेड रेंज में काम करता है। अगर उससे लो टेम्परेचर जाता है तो वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का ही होता है, तो वो काम करना बंद कर देगा। अगर टेम्परेचर लिमिट से ज्यादा जाता है तो वो प्रोटीन का था तो वो डिनेचर हो जाएगा। तो एंजाइम कब काम करता है? एक रेंज में काम करता है, और इस रेंज में जब काम करेगा तो वो ग्रो करता है। और अगर इस रेंज से टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वो फिर फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अब दो तरीके से फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सकता था, एक तो टेम्परेचर बढ़ा के बिल्कुल, और एक बिल्कुल टेम्परेचर घटा के। तो बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ा तो नहीं सकते क्योंकि जो फूड है वही खराब हो जाएगा, जल जाएगा। और बिल्कुल टेम्परेचर घटा के हाँ इसका यूज कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रख के।
तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम करने के लिए रखा था, क्योंकि ये वार्म प्लेसेस पे ग्रो करता है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था। नेक्स्ट है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। सिर्फ ईस्ट ही अकेली ऐसी है जो कि यूनिसेलुलर होती है, बाकी फंजाई जो है फिलामेंटस हुआ करती हैं। अब इनकी बॉडी जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसको हम हाइफी बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक हाइफी हो गया, ये हाइफी है। और ये जो बना, ये जो ग्रुप बना, अब इसको हम बोल सकते हैं माइसीलियम। ये हो गया हाइफी और ये हो गया माइसीलियम। तो यहाँ पे हाइफी और माइसीलियम हमने देखा। नेटवर्क जो है हाइफी का, उसको माइसीलियम बोलते हैं। वही ऐसे करके ये जो नेटवर्क बन रहा है हाइफी का, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम माइसीलियम बोल देंगे। तो ये माइसीलियम है। आगे हम बात करते हैं अदर हैव ये some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm is called the सिनोसिटिक hyphae। अब सिनोसिटिक hyphae है कैसी, इसको एक बार समझते हैं। सिनोसिटिक hyphae कैसी है? मान लो ये एक हाइफी है, ये एक ब्रांच्ड हाइफी बन रही है, ये ब्रांच्ड हाइफी है। अब इसमें एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और साइटोप्लाज्म जब भरा हुआ है तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो ये न्यूक्लियस है। अब इसमें कोई भी सेप्टा नहीं है, कोई भी वॉल नहीं है, सारे न्यूक्लियस सेम फ्लूइड में, सेम साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में प्रेजेंट हैं। तो मैं इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलूंगा, और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का नाम होगा सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन। तो ये एक्सेप्टेड ब्रांच्ड कंडीशन देखने को मिली। अगर इसकी सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इसकी काइटिन की बनी होती है, और काइटिन हम जानते हैं होमोपॉलीमर है। काइटिन क्या है? होमोपॉलीमर है। किसका होमोपॉलीमर है? नाग का। नाग क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। तो अगर मैं इसकी सेल वॉल की बात करूं तो ये इसकी सेल वॉल होगी। सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन क्या है? होमोपॉलीमर। किसका होमोपॉलीमर है? नाग का। अब ये क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन जो है ये एक मोनोमर होता है, या मोनोमर किसका होगा? काइटिन का। तो इसी में हम आगे चलते हैं। यूनिसेलुलर सिर्फ ईस्ट होता है, बाकी सभी फिलामेंटस होते हैं। अगर एक ही ट्यूब में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे तो उसको हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, और उस हाइफी का नाम हो जाएगा सिनोसिटिक हाइफी। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। कुछ में सेप्टेट और क्रॉस वॉल देखने को मिलेगी। सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन और पॉलीसेकेराइड। काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है इसकी सेल वॉल। अदर कैसे होंगे? जैसे कि मान लो इसी ये एसेप्टेड थी तो आपके पास सेप्टेड बनाएंगे। जैसे ये ब्रांच्ड बनी, इसमें ये सेप्टा वॉल्स दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जो सेप्टा वॉल्स दिख रहे हैं इसमें भी टाइप होते हैं, पर इतने आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है ये। तो एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर हम नहीं जाएंगे, इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए अदर वीडियो का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें ये सेप्टा वॉल दिखाई दे रही है। ये सेप्टा वॉल जो दिख रही है ये सभी न्यूक्लियस को, जितने भी न्यूक्लियस हैं इसमें सबको सेपरेट सेपरेट कर रही हैं। तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ये सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होती है इसमें। एसेप्टेड में सिनोसिटिक मिलती है, जबकि सेप्टेड में सिनोसिटिक कंडीशन नहीं मिलेगी। अब मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक, absorb soluble organic matter from the dead substrate, hence called the saprophytic। मतलब जो फंजाई होती हैं वो हेटरोट्रॉफिक ही होती हैं। उसमें से कुछ क्या करती हैं? डेड
सबस्ट्रेट से डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेती हैं। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सैप्रोफाइटिक। अब सैप्रोफाइटिक हो गया। अब दूसरा क्या है, दोज डिपेंड्स ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड द पैरासाइटिक। अब जो सड़ी गली मरी हुई चीजों से या सड़ी गली मरी हुई ऑब्जेक्टों से अपना नरिशमेंट लेते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सैप्रोफाइट्स। और अगर कोई लिविंग होस्ट से अपना नरिशमेंट लेता है, तो उसको हम बोल देते हैं पैरासाइट। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स की फॉर्म में भी ये देखने को मिलता है, जैसे कि हम लाइकेंस के बारे में जानते हैं। अब लाइकेंस हम जानते हैं और माइकोराइजा भी जानते हैं, तो एक एक बार इसको देख लेते हैं। लाइकेंस जो होते हैं, लाइकेंस में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन? एल्गी, दूसरा कंपोनेंट होता है फंजाई। दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है कि एक दूसरे का फायदा करता है। कौन किस तरह से फायदा करता है? तो एल्गी को तो हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, फाइको बायोन्ट, और फंजाई को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। क्योंकि फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी होती है और माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था किंगडम माइकोटा इसको बोलते हैं। अब एल्गी फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। तो फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ है, तो ये क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस से जब ये फूड बनाएगा, तो एल्गी का खुद भी खाएगा और फंजाई को भी नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। अब फंजाई क्या करेगा इसके लिए? तो फंजाई जो है, सबसे पहले तो सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा काम क्या करेगा? एल्गी के लिए मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाएगा। मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाएगा, स्पेशली फास्फोरस को, स्पेशली फास्फोरस को। तो फास्फोरस को एब्जॉर्ब करवाएगा, और भी मिनरल्स एब्जॉर्ब कराता है। तो दोनों का ही फायदा हो गया। इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअल रिलेशनशिप भी इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा, अभी जो माइकोराइजा है, इसको अगर हम समझे तो माइकोराइजा भी क्या है? ये एक हायर प्लांट होता है, रूट ऑफ हायर प्लांट्स। राइजा वर्ड रिलेटेड टू रूट, राइजा वर्ड रिलेटेड टू रूट, तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब हायर प्लांट की जो रूट्स दिखेगी उसमें कौन होगा? फंजाई होगा। फंजाई का वही काम, एब्जॉर्प्शन कराएगा मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा, अब प्लांट क्या करेगा? प्लांट में भी स्पेशली अगर हम बात करें तो पाइनस की बात करते हैं। यहाँ पे पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, उसकी रूट्स में देखने को मिलेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये नेक्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, प्लांट किंगडम में। अब माइकोराइजा में हमें पता चला माइको वर्ड रिलेटेड टू फंजाई और राइजा वर्ड रिलेटेड टू रूट्स। तो इस तरह से यहाँ पे माइकोराइजा भी हमने पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं, आगे हमें इसमें कौन मिलेगा? रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया। जबकि एसेक्सुअल में क्या होगा? बाय स्पोर्स। कौन कौन से? कोनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर हो सकता है, जूस्पोर हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, तीन तरह से बनता है। अब बात करते हैं आगे कि सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़े। रिप्रोडक्शन के हमने जो टाइप पढ़े वो कौन कौन से थे? सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म हमने रिप्रोडक्शन की पढ़ी थी। तो अब इसमें से डिफरेंस किस चीज का होता है? सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है और वेजिटेटिव में क्या डिफरेंस है? तो हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट फॉर्मेशन
और गैमीट फ्यूजन होता हुआ दिखे उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देंगे। अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें है क्या आगे, दूसरा वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। अब वेजिटेटिव और एसेक्सुअल क्या होता है वो समझते हैं, पहले एसेक्सुअल देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्शन के लिए, गैमीट फॉर्मेशन तो नहीं होगा लेकिन जो स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्शन के लिए उसमें एक परफेक्ट लोकेशन स्पेसिफाइड होती है। एग्जाम्पल के लिए स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाने, अब स्पोरेंजियोस्पोर्स के लिए क्या चाहिए, स्पोरेंजियम चाहिए। मतलब कि अगर हाइफी बनाई तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक स्पोर बनेगा, ये हाइफी है, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर जो बने एक परफेक्ट लोकेशन पे बने, पूरी जगह में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो नहीं बन गए लेकिन एक परफेक्ट लोकेशन में ही ये स्पोर्स बने हैं। तो हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम में ही स्पोर्स बन रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या पता चला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर डिफाइंड होती है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होती है। जैसे ये एक फिलामेंटस हाइफी है, इसको कई सारे फ्रेगमेंट्स में अगर मैं तोड़ दूंगा तो हर फ्रेगमेंट एक नया माइसीलियम या नया हाइफी या फिर नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सेम इसी तरह से बडिंग में है। बडिंग में क्या है, एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर है पेरेंटल बॉडी, उसमें छोटी सी बड बनी, कहीं से ही बन सकती है, और एक ग्रो करेगी, बाद में डिटैच हो जाएगी और डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो वेजिटेटिव है। जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के लिए डिफाइंड ना हो वो वेजिटेटिव होता है, जिसमें डिफाइंड स्ट्रक्चर हो वो एसेक्सुअल होता है, और जिसमें फॉर्मेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दिखे तो वो सेक्सुअल हुआ करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्या क्या मिलेगा इसमें। एसेक्सुअल स्पोर में हमें कोनिडिया मिलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स मिलते हैं और जूस्पोर मिलते हैं। कोनिडिया क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, जूस्पोर क्या है। तो जूस्पोर तो हमें याद रखना है, जू वर्ड रिलेटेड टू एनिमल्स, जू वर्ड रिलेटेड टू एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स कैसे होते हैं, एनिमल्स मोटाइल होते हैं। एनिमल्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ये भी कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। तो जूस्पोर मोटाइल होते हैं। एप्लेनोस्पोर की अगर हम बात करें तो वो जनरली नॉन मोटाइल होते हैं। जूस्पोर मोटाइल और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल हुआ करते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे, जैसा कि अभी बताया था। ये हाइफी थी, यहाँ से स्पोरेंजियम बना था, इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बने थे। तो ये और ये एंडोजीनस होते हैं, दोनों ही एंडोजीनस होते हैं, मतलब कि अंदर बन रहे हैं ना स्ट्रक्चर के। अगर ये स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं तो ये कहलाएंगे एंडोजीनस, और स्ट्रक्चर के बाहर बनेंगे तो एक्सोजीनस। जैसा कि कोनिडिया, कोनिडिया एक एक्सोजीनस स्पोर बनाता है। कैसे बनाएगा, जैसे हाइफी है, यहां से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। क्योंकि यहाँ पे कोनिडिया बनने वाला है तो इस स्टॉक का नाम हो जाएगा कोनिडियम, कोनिडियोफोर, इसका नाम हो जाएगा कोनिडियोफोर। अब कोनिडियोफोर के ऊपर ये बन गया कोनिडियम। कोनिडियम में ये स्ट्रक्चर जो बन रही है, ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, कौन है ये, स्पोर्स हैं। तो इन स्पोर्स का नाम हो जाएगा कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर तो ये डंडी का नाम हो गया स्टॉक का, और इन स्पोर्स का नाम हो जाएगा कोनिडिया। स्पोर्स का नाम क्या हो जाएगा, कोनिडिया। कुछ इस प्रकार से ये स्पोर्स बनेंगे। अब क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहे हैं और डिटैच होकर ऐसे जाते रहते हैं, ऐसे डिटैच होकर ये जाते रहेंगे, क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहे हैं तो ये कहलाएगा एक्सोजीनस। कैसा कहलाएगा,
एक्सोजीनस ये कहलाएगा। और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर ये दोनों अंदर बने थे, तो ये दोनों हो गए एंडोजीनस। तो कोनिडियोस्पोर हमने देख लिया। तो ये सब क्या है? कोनिडियोस्पोर्स हैं। कोनिडियोस्पोर्स ये क्या है? कोनिडिया। ये क्या है? कोनिडियोफोर। और ये क्या है? हाइफी। तो इस तरह से हमने कोनिडिया की स्ट्रक्चर देखी। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, इसमें और कौन मिलेगा हमें। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे oospore, ascospore और बेसिडियोस्पोर देखने को मिलेंगे। अभी oospore, ascospore और बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं इसको समझते हैं जरा। तो सबसे पहले एस्कोस्पोर को देखते हैं। जैसे एक अपोजिट स्ट्रेन की हाइफी, अपोजिट स्ट्रेन मतलब दो डिफरेंट स्ट्रेन की हाइफी बेसिकली बोलेंगे। एक हाइफी ये, दूसरी हाइफी मैं इसको बना देता हूं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म तो भरा हुआ ही होगा। हाइफी हमेशा हैप्लॉइड होती है, तो फंजाई जो है, फंजाई भी हैप्लॉइड ही होगी। तो ये इसका न्यूक्लियस आ गया, इस सभी का न्यूक्लियस आ गया। सेप्टेट है ये, सेप्टेट है तो सबका न्यूक्लियस अलग अलग देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। हैप्लॉइड होती है, एक को मैं प्लस मान लेता हूँ, एक को मैं माइनस मान लेता हूँ। दोनों कंडीशन हैप्लॉइड है। अब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा तो उसको मैं बोल दूंगा प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि बस साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, बाकी कुछ फ्यूज नहीं हुआ था। एक और दो, एक में दो न्यूक्लियस आ गए। जब दो न्यूक्लियस आ गए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको हम, यहाँ पे जब n था और इधर n था, इधर n था, इधर भी n था, तो इधर n+n कंडीशन आ गई। तो जब ये n+n वाली कंडीशन आ गई, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाई कैरियोन स्टेज। डाई, क्योंकि कैरियो वर्ड रिलेटेड टू न्यूक्लियस, और डाई मतलब दो, तो जिसमें दो न्यूक्लियस आ जाए तो डाई कैरियोन स्टेज इसको बोला जाता है। तो ये डाई कैरियोन स्टेज हो गई। अब डाई कैरियोन स्टेज के बाद क्या होगा? यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ये फ्यूज कर जाएंगे, तो न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलेंगे, जैसे प्लाज्मा के फ्यूजन को बोला, मतलब साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को बोला था प्लाज्मोगेमी, तो इसी तरह से न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलेंगे कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोगेमी हो गया। तो अब क्या होगा? यहाँ पे डाई कैरियोन स्टेज से मोनोकैरियोन स्टेज आ जाएगी, लेकिन डिप्लॉयड कंडीशन। यहाँ पे ये कॉमन था बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज दोनों के लिए। अभी 2n हो गया, इधर बाकी सारे n रहेंगे। यहाँ तक ही बेसिडियो के लिए और एस्को के लिए कॉमन था। अब इसके बाद डिफरेंस किस बात का आता है तो वो देखते हैं। तो ये डिप्लॉयड स्टेज आ गई, कैरियोगेमी के बाद मोनोकैरियोन स्टेज वापस से आ जाएगी। ये जाइगोट बन गया, ये जो बन गया ये बन गया जाइगोट। अब आगे क्या होगा इसका आगे देखते हैं नेक्स्ट में। अब डिफरेंट डिफरेंट क्या है कि अगर ये दोनों फ्यूज हुए, ये दोनों फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद डाइकैरियोन स्टेज आई। डाइकैरियोन स्टेज के बाद कैरियोगेमी इंस्टेंट ना होके पहले सेक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी? सेक लाइक स्ट्रक्चर। तो वो सेक लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा इसको देखते हैं कुछ इस प्रकार से। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर बनी, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एस्कस। तो अभी डाइकैरियोन स्टेज यहाँ पे है, बाकी तो छोड़ देते हैं। अब डाइकैरियोन स्टेज जब यहाँ आ गई है तो इसमें अब क्या होगा? ये डाइकैरियोन स्टेज जो है
ये एस्कस में चली जाएगी, ये एस्कस है। अभी जो एस्कस है तो ये डाइकेरियन स्टेज आ गई इसमें। तो अब डाइकेरियन स्टेज यहाँ आ गई है और इसके ऊपर धीरे धीरे हल्के हल्के माइसीलियम आने शुरू हो गए। ये माइसीलियम आ रहे हैं जो कि एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी बना रहे हैं। अब यहाँ पे फिर कैरियोगेमी होगा। यहाँ पे इस स्टेज में इंस्टेंट कैरियोगेमी नहीं होता, यहाँ पे कैरियोगेमी होगा एस्कस में पहुंचने के बाद। जब कैरियोगेमी होगा तो ये फ्यूज होने के बाद कुछ इस तरह से 2n कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि अभी भी क्या थी, n+n वाली कंडीशन थी। यहाँ भी क्या है, n+n वाली कंडीशन है। अब यहाँ पे 2n कंडीशन हो गई। जैसे ही 2n कंडीशन हुई तो अब ये 2n कंडीशन में इसमें मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। और हम जानते हैं मियोसिस कैसा होता है, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे माइसीलियम आना शुरू हो जाएगा। जब मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है तो इसके कितने बन जाएंगे, 4। तो एक न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती हैं, वही हैप्लॉइड वाली। तो ये 4 स्पोर्स बन गए। अब ये 4 स्पोर क्या करेंगे, 4 से तो काम नहीं चलेगा, अभी माइटोसिस करेंगे, कई सारी माइटोसिस करेंगे। अब कई सारी माइटोसिस करेंगे, अब 4 से बन जाएंगे 8। तो एक के अंदर कितने बन गए, 8। अब ये 8 बनने के बाद सबके ऊपर माइसीलियम प्रेजेंट है इस तरह से। ये माइसीलियम प्रेजेंट है, ये जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रूटिंग बॉडी और एस्कोकार्प। एस्कोकार्प। और ये क्या है, ये एस्कस है। क्या ये, एस्कस है। अब यहाँ पे ये जो स्पोर्स बने, ये एस्को स्पोर कहलाएंगे। ये जो स्पोर्स बने माइटोसिस के द्वारा, ये सब एस्को स्पोर कहलाएंगे। और बाद में क्या होगा, ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे उससे। अब इसको सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो जिस फंजाई में मिलेगा उसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। जिस फंजाई में मिलेगा उसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। अब ये हमने पढ़ा एस्को स्पोर कैसे बनता है, अब हम पढ़ेंगे बेसिडियो स्पोर कैसे बनता है। तो बेसिडियो में क्या हुआ, यहाँ तक कॉमन डायग्राम रहेगा। बेसिडियो केस में यहाँ पे क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे, ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनी। इस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर में भी ये दोनों चले जाएंगे, डाइकेरोन स्टेज चली जाएगी। अभी इसके अंदर जाने के बाद फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको बोलेंगे कैरियोगेमी। यहाँ भी कैरियोगेमी हुआ, 2n कंडीशन आ गई। और 2n कंडीशन आने के बाद इसमें मियोसिस होगा, क्योंकि अब डिप्लॉयड कंडीशन तो रह नहीं सकती, क्योंकि प्लांट मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी हैप्लॉइड है। तो डिप्लॉयड कंडीशन रह नहीं सकती, तो इसको करना पड़ेगा मियोसिस। और मियोसिस जैसे ये करेगा तो हम जानते हैं मियोसिस कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो इससे भी 4 ड्यूटर सेल बनेंगे। कितनी, 4 ड्यूटर सेल। ये 4 ड्यूटर सेल बन गए। अब ये 4 ड्यूटर सेल बनने के बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगी इस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर में। जैसे एक तो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर बनी, एक ये स्ट्रक्चर बनी,
एक ये स्ट्रक्चर बनी और एक ये स्ट्रक्चर बनी। इन सभी में ये न्यूक्लियस आ गए। ये जो सारे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, सब न्यूक्लियस आ गए। और ये न्यूक्लियस आने के बाद ये बाहर की तरफ ही चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। अभी जैसे बाहर बन गए, बिल्कुल बाहर चले गए। जैसे एस्को स्पोर में जैसा था, अंदर बन रहे थे स्पोर, लेकिन इसमें कहाँ चले गए, बाहर बस चले गए। तो ये हो जाएंगे एक्सोजीनस। ये कैसे हो जाएंगे, एक्सोजीनस होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से बाहर चले गए। ये क्लब शेप्ड है, क्लब शेप्ड है। तो जिसके अंदर एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगी उसको हम क्लब फंजाई भी बोल देते हैं। तो यहां तक हमने क्लब फंजाई पढ़ा। एस्कोमाइसिडीज में एस्कस बनेगा तो एस्कस एंडोजीनस होता है, बेसिडिया एक्सोजीनस होता है। तो आगे इसमें क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं। फ्रूटिंग बॉडी बना रही थी, तो फ्रूटिंग बॉडी क्या थी, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर थी, माइसीलियम ने कवर कर लिया था, उसी को हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते थे। अब सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। वो किस तरह से बनेंगे, तो वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड टू नॉन मोटाइल गैमेट्स। अब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते थे, प्लाज्मोगेमी। जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता था तो कैरियोगेमी बोलते थे। मियोसिस इसमें होगा क्यों, क्योंकि मेन बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड। तो इसको वापस से हैप्लॉइड बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ेगा। इसमें डाइकैरियोन स्टेज अभी अभी हमने देखी ही थी, क्या थी, N+N। और डाइकैरियो फेज क्या होगा, वो फेज जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी, वो तो डाइकैरियो फेज कहलाएगा। अब जो फंजाई है उसका क्लासिफिकेशन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। किस पे बेस्ड होता है, सबसे पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी पे क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा, फ्रूटिंग बॉडी कैसी है उसकी, उस पर डिपेंड करेगा। तो किस किस पे डिपेंड किया, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और उसकी फ्रूटिंग बॉडी, इन पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहे हैं, तो ये जो है ये म्यूकर दिखाई दे रहा है। ये जो दिख रहा है ये एगेरिकस है, सॉरी एस्परजिलस है। और ये जो है ये अगेरिकस है। अब हम इसमें फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज जो था, इसको हम एल्गल फंजाई बोलते हैं। एल्गल फंजाई, क्यों इसको एल्गल फंजाई बोला जाता है, क्योंकि इसके जो कई सारे कैरेक्टर्स हैं वो एल्गी जैसे होते हैं। कैसे एल्गी जैसे हैं, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट है इनका। कैसा है, एक्वेटिक हैबिटेट है, तो पानी में मिल जाएंगे। साथ में डिकेइंग वुड पे भी मिल जाएंगे, डिकेइंग वुड पे, मॉइस्ट पे, डैम्प प्लेसेस पे देखने को मिलता है। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, प्लांट में मिलेगा तो पैरासाइटिक फॉर्म में ही मिलेगा। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, की कंपलसरी है कि ये ऑब्लिग पैरासाइटिक फॉर्म में ही मिलेगा। माइसीलियम जो होगा इसका एसेप्टेट होगा, ध्यान रखना है, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में ही एसेप्टेड माइसीलियम होता है, बाकी सभी में सेप्टेट होता है। फाइकोमाइसिटीज में ही सिर्फ एसेप्टेट होता है, बाकी सभी में सेप्टेड माइसीलियम देखने को मिलेगा। एस्को में भी, बेसिडियो में भी, और ड्यूट्रोमाइसिट्स में भी, तीनों में ही सेप्टेट देखने को मिलता है, बस इसी में एसेप्टेट मिलेगा। अब एसेप्टेट है तो सिंपल सा इसमें सिनोसिटिक कंडीशन भी मिलेगी, क्योंकि एसेप्टेट जब बना, मतलब कि ये अगर माइसीलियम और एसेप्टेट है, तो यहाँ पे सेप्टा तो कोई है नहीं, तो सारे न्यूक्लियस एक जगह आ गए। जब सारे न्यूक्लियस एक जगह आ गए तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई, और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब सिनोसिटिक कंडीशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है तो जूस्पोर की वजह से होता है और एप्लेनोस्पोर की वजह से होता है। नाम से पता चल रहा है, जूस्पोर है तो मतलब मोटाइल होगा, एप्लेनोस्पोर है मतलब नॉन मोटाइल होगा। तो जूस्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। अब ये स्पोर्स कैसे होते हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं इन स्पोरेंजियम। अ zygospore इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बन जाता है।
These gametes are similar in morphology, और morphologically similar हैं तो isogamous, morphologically different हैं, dissimilar हैं तो एनाइसोगेमस और ऊगेमस इसको बोल सकता है। ऊगेमस में बेसिकली फिक्स होता है, ऊगेमस में फिक्स होता है, जो फीमेल गैमीट है वो लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, जबकि मेल गैमीट है वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। तो ये फिक्स्ड होता है, जबकि एनाइसोगेमस में फिक्स्ड नहीं होता लेकिन डिफरेंट वो भी है। मॉर्फोलॉजिकली सेम हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जेनेटिकली हमेशा सभी गैमीट्स डिफरेंट होते हैं, जेनेटिकली सभी गैमीट्स डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर की बात करते हैं। म्यूकर, राइजोपस और एल्बिगो। राइजोपस जो होता है वो ब्रेड माउल्ड की तरह पे मेंशन किया गया था पहले, ब्रेड माउल्ड की तरह से बिहेव करता है। एल्बिगो जो था मस्टर्ड पे फंजाई की तरह, मस्टर्ड पे पैरासाइटिक फंजाई की तरह काम करता है, तो ये पैरासाइटिक फंजाई होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या था, जिसमें एस्कस बनेगा तो एस्कोमाइसिटीज बोलेंगे। एस्कस कैसा था दिखने में, तो सेक लाइक स्ट्रक्चर थी, तो सेक लाइक स्ट्रक्चर थी तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सेक फंजाई। तो एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम सेक फंजाई होता है, यहाँ पे ये हम देख ही पा रहे हैं। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर हुआ करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट, ईस्ट में हमने पढ़ा था सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अगर ये सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी बियर बनाए तो इसको हम ब्रीवर्स ईस्ट बोल देते हैं। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी अगर बियर बनाए तो हम इसको बेवर्स ईस्ट बोल देते थे, और अगर ब्रेड बनाए तो हम इसको बेकर्स ईस्ट बोल देते थे। तो सेम ही थी, काम चेंज हो गया तो इसका नाम भी, जनरल नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है। दे आर सेप्रोफाइटिक। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होता है, डिकम्पोजर होता है। सेप्रोफाइटिक है मतलब कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना नरिशमेंट लेगा। डिकम्पोजर है मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स में ब्रेक करेगा। पैरासाइटिक होते हैं मतलब कि किसी लिविंग होस्ट से अपना नरिशमेंट लेगा। कोप्रोफिलस हो सकते हैं मतलब कि काव डंग पे, ये जैसे कि कोई डंग होता है उस डंग पे, मतलब कि गोबर पे बेसिकली ये ग्रो किया करते हैं, तो कोप्रोफिलस उसको बोल देंगे। अब माइसीलियम जो होगा वो माइसीलियम ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, एसेप्टेट सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में मिलेगा, बाकी सभी में सेप्टेट मिलेगा। यहाँ पे ब्रांच्ड और सेप्टेट हम देख पा रहे हैं। एसेक्सुअल स्पोर के नाम पे इसमें कोनिडिया बनता है। कोनिडिया हमने देखा था, एसेक्सुअल स्पोर है क्योंकि वो बाहर की तरफ बना था, इसीलिए इसको हम एक्सोजीनस बोल देंगे। अब माइसीलियम जो थी, जैसे ये कोनिडिया था, इसकी जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर थी तो इसको हमने कोनिडियोफोर बोला था। तो वो स्पेशल माइसीलियम जहाँ पे कोनिडिया आए थे तो उसको हमने क्या बोल दिया था, कोनिडियोफोर बोल दिया था। तो कोनिडिया जर्मिनेशन, जब जर्मिनेट होंगे कोनिडिया तो क्या करेंगे, एक नई माइसीलियम बना लेंगे। ऐसे इसमें सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो इसमें एस्कोस्पोर बनता है, तो एस्कोस्पोर भी हमने देखे थे, कुछ इस प्रकार से बने थे। एस्कोस्पोर, इसके ऊपर माइसीलियम था, इस माइसीलियम को हमने फ्रूटिंग बॉडी बोला था, इसको हमने एस्कस बोला था, और ये जो स्पोर्स थे इसको हमने एस्कोस्पोर्स बोला था। तो ये एस्कोस्पोर बने थे। एंडोजीनस बनते हैं क्योंकि अंदर बना ना, ये एस्कस में अंदर बना तो एंडोजीनस, और सिंगुलर है तो इसको हम एस्कस बोलेंगे, और प्लूरल फॉर्म में एसआई इसको हम बोल देते हैं। दीज एसआई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। जो फ्रूटिंग बॉडी माइसीलियम वाली ऐसे बनाई थी उसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सम एग्जाम्पल में कौन सा, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप हो गया, नीरोस्पोरा हो गया। अब एस्परजिलस जो है, क्लेविसेप एक एलएसडी बनाता है, एलएसडी, लेजर्जिक एसिड डाइमेथाइल एमाइड। एलएसडी क्या होता है, लेजर्जिक एसिड डाइमेथाइल एमाइड। अब जो एस्परजिलस है वो एस्परजिलस साइट्रिक एसिड बनाता है, एस्परजिलस साइट्रिक एसिड ये बनाया करता है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को हम एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इसका यूज करते हैं। अब इसमें एडेबल फंजाई की बात आती है, तो एडेबल फंजाई में हम मोरल्स और ट्रिफल्स की बात करते हैं। मोरल्स और ट्रिफल्स जो होते हैं वो एडेबल फंजाई है।
मतलब एडिबल मतलब खाने योग्य फंजाई है, मोरल्स और ट्रिफल्स। अब एक हमने पॉइजनस भी पढ़ी थी, कौन सी, टूडेस्टोल। टूडेस्टोल एक पॉइजनस फंजाई थी। बेसिडियो की अगर हम बात करें तो इसमें एक बेसिडिया बनता है, क्लब शेप्ड का होता है, इसलिए इसको क्लब फंजाई भी बोल देता है। क्लब फंजाई है, कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिडिस, इसको कॉमनली बेसिडियोमाइसिडिस बोल देता है। जिसको कि मशरूम इसमें आया था, कॉमनली नोन बेसिडियोमाइसिडिस मशरूम है। मशरूम के बाद ब्रेक्ट फंजाई इसको बोलते हैं, और इसको पफबॉल फंजाई भी बोलते हैं। ब्रेक्ट फंजाई या पफबॉल फंजाई भी इसको बोला जाता है। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स। लॉग्स क्या होते हैं, जैसे कि जो स्टेम काट काट के ऐसे रख देते हैं, उनको लॉग्स बोलते हैं। लकड़ी के जो स्टेम्स होता है उसको लॉग बोल देते हैं। ट्री स्टम्प, ट्री स्टम्प क्या होता है, जैसे कि कोई पेड़ था उसको काट लिया, और काटने के बाद जो ये स्ट्रक्चर बचती है सॉइल में, ये जो स्ट्रक्चर बचती है इसको ट्री स्टम्प बोल देते हैं। तो ट्री स्टम्प हो गया, यहाँ पे मिल जाएगा। इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइटिक, पैरासाइटिक फॉर्म में भी मिल जाएगा, जैसे कि रस्ट और स्मट, रस्ट और स्मट की फॉर्म में ये देखने को मिल जाता है। स्मट जो करेगा वो अष्टी लागू करता है, स्मट डिजीज जो करता है वो अष्टी लागू करता है, और रस्ट डिजीज जो करता है वो पक्सीनिया करता है। तो हमने ये देखा हुआ भी था। अब क्या होगा इसमें, माइसीलियम इज ब्रांच्ड और सेप्टेड, सभी में ब्रांच्ड और सेप्टेड दिखाई दे रही है। एसेक्सुअल स्पोरा जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल स्पोर इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेक्स ऑर्गन भी इसमें एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन भी इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोगेमी के थ्रू हो सकता है। प्लाज्मोगेमी वाला हमने पढ़ा था। प्लाज्मोगेमी में वो था जब डाइकैरियन स्टेज आ जाती थी, तो उसमें अब बेसिडिया बनेगा, इसमें क्या बनेगा, बेसिडिया बनेगा, जो कि क्लब शेप्ड था, तो बेसिडिया बनेगा। क्योंकि वो बाहर की तरफ बन रहे थे, तो बाहर की तरफ बन रहे थे तो एक्सोजीनस कहलाएगा। कैरियोगेमी होगा, मियोसिस होगा, फिर बेसिडियम बनेगा फॉर प्रोड्यूसिंग द 4 बेसिडियोस्पोर्स। कितने, 4 बेसिडियोस्पोर। तो हमने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी कुछ इस प्रकार से। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, तो 1 2 3 4, 4 इसमें बने थे। इनको हम बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। कैसे होंगे, एक्सोजीनस होंगे। फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या हो जाएगा, बेसिडियोकार्प। एग्जाम्पल में अगेरिकस, मशरूम इसको बोलते हैं। अस्टिलागो स्मट डिजीज करता है, पक्सीनिया जो है रस्ट डिजीज कॉज करेगा। अब आता है ड्यूट्रोमाइसिट्स। ड्यूट्रोमाइसिट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई इसको बोला जाता है। इसको हम डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोलते हैं, डस्टबिन ऑफ किंगडम फंजाई भी इसको बोला जाता है, जिसमें कि ऐसा कोई भी फंजाई जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, उसको उठा के इसमें रख दिया जाता है। commonly known as imperfect fungi because only asexual और vegetative phase are found in this, मतलब कि इसमें सिर्फ वेजिटेटिव और asexual phase ही मिलेगा। when the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes rightly belong to, मतलब अगर किसी भी मेंबर में, इसके अभी भी किसी भी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ ट्रेसेस भी मिलते हैं, तो उसको उसके रेस्पेक्टिव क्लास में पहुंचा दिया जाएगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन नेम एंड प्लेस्ड अंडर द ड्यूट्रोमाइसिट्स, और अगर किसी में सिर्फ एसेक्सुअल और सेक्सुअल है तो उसको ड्यूट्रोमाइसिट्स में रखा जाएगा। द सेक्सुअल स्टेज एनोदर एंड प्लेस्ड अंडर द क्लास, अगर सेक्सुअल स्टेज है तो उसको दूसरे क्लास में रखा जाएगा। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टेब्लिश्ड, अगर कुछ लिंकेज बनते हैं, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड, फंजाई को फिर से आइडेंटिफाई किया जाएगा, मूव्ड आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइसिट्स, और उसको बाहर पहुंचा दिया जाएगा। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज of members of Deuteromycetes were discovered, were often moved to
एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स में कोनिडिया स्पोर बनते हैं। माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक ये हुआ करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। लिटर, डिकम्पोजर ऑफ लिटर, लिटर के डिकम्पोजर में ये हेल्प करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पे ये ड्यूट्रोमाइसिट्स भी खत्म हुआ। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स में कोनिडिया मिलता है। बेसिडियोमाइसिट्स में बेसिडियम और फ्रेगमेंटेशन होगा। एस्कोमाइसिट्स में कोनिडिया और एस्कोस्पोर बनेगा। और फाइकोमाइसिट्स में जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर बनता है। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। सिर्फ अकेला फाइकोमाइसिट्स में एसेप्टेट था, बाकी सभी में सेप्टेट है। तो इस तरह से किंगडम फंजाई कंप्लीट हुआ। थैंक यू।